नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे अचल संपत्ति को सबसे सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि अचल संपत्ति निवेश के लिए सबसे सुरक्षित इसलिए मानी जाती है, इसे पैसा या जेवर जो है उसकी तरह चुराया नहीं जा सकता। लेकिन जमीन और मकान को लेकर एक खतरा हमेशा बना रहता है और वो ये है कि कब्जे उस पर कर लिए जाते हैं अवैध तरीके से। खासकर जब तब या तो आपने किसी को घर या खाली जमीन किराए पर दी हो या फिर खरीदने के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया हो। कई लोग खाली जमीन पर अतिक्रमण कर बैठ जाते हैं और अस्थायी निर्माण कर लेते हैं। देश भर में आए दिन जमीन और मकानों पर कब्जों से जुड़े विवाद सामने आते रहते हैं। इन जमीनों से जुड़े इन विवादों को लेकर लोग थाने कचहरी तक पहुंच जाते हैं और इस तरह के विवादों का कानूनी समाधान लंबा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी नौबत ही नहीं आने दें कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। भारत में अतिक्रमण या फिर अवैध कब्जे को अपराध माना गया है। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं और ऐसे में जरूरी है कि भूमि अतिक्रमण से निपटने के कानूनी तौर तरीकों के बारे में जान लिया जाए। अब आपको कुछ तरीके बताते हैं कि कैसे संपत्ति पर अवैध कब्जा होने पर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी लैंड या प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत करें। फिर जमीन का मालिक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद अदालत अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है, साथ ही मुआवजे का भुगतान करने का आदेश भी दे सकती है। भूमि अतिक्रमण के मामले में मुआवजे की रकम कोर्ट जमीन की कीमत के आधार पर तय करती है और यदि अवैध कब्जे के दौरान आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो फरियादी हर्जाने के लिए ऑर्डर 39 के नियम 1, 2 और 3 के तहत दावा कर सकता है। भूमि अतिक्रमण या फिर लैंड एनक्रोचमेंट की समस्या को आपसी सहमति से भी खत्म किया जा सकता है। इनमें मध्यस्थता, जमीन का विभाजन, संपत्ति बेचना या फिर किराए पर दे देना जैसे विकल्प शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई इस कानून के तहत आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे हम राजधानी भोपाल की बात करें या फिर पूरे प्रदेश की या इससे इतर उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण भूमाफियाओं की ओर से लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है, लेकिन कई बार कई सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि अधिकारियों की अगर मिलीभगत भूमाफिया से होती तो कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय तौर पर फरियादी का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जा सकता है या फिर उसके एवज में उससे पैसों की मांग की जाती है या फिर जब तक मुकदमा दर्ज हो तब तक वहां पर खूनी संघर्ष तक देखने को मिल जाता है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे और इसी के साथ तनुज दीक्षित जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि नियमों के अनुसार क्या करना चाहिए। सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्यकांत जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही रहेगा सूर्यकांत जी, जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को लेकर हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने अगर कोई अवैध कब्जा इस पर कर लेता है तो उससे फिर सुरक्षित कैसे रखें। अगर ऐसा हो जाता है तो आप किस कानून के तहत वहां पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कोई भी कानून या फिर मुकदमा दर्ज कराने के लिए जब पीड़ित व्यक्ति पहुंचता है तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि पीड़ितों की शिकायत ही दर्ज नहीं कराई जाती है या फिर तमाम चीजें देखने को मिलती है। कैसे आप इसे देख रहे हैं और क्या वाकई जो कानून बताया गया है उसके तहत पीड़ित को मदद मिल सकती है? देखिए रिस्का जी, अगर प्राइवेट संपत्ति की बात करें तो मुझे लगता है कि जब आप मकान किराए पर देते हैं या किसी को रहने के लिए देते हैं तो उसका बाकायदा अनुबंध होना चाहिए और अनुबंध कर कर एक पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। अगर आप इस नियम का फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कानून आपके पक्ष में ज्यादा मददगार साबित होगा। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट सरकारी संपत्तियों की बात करें तो इस मामले में अफसरों की मिलीभगत होती है और सरकारी जो अमला होता है वो निहायत अकरमंडल साबित होता है। उसकी अपनी वजह है, उनके अफसरों के और सरकारी अमले के अपने निजी स्वार्थ होते हैं, जिसकी वजह से सरकारी संपत्तियों पर, चाहे वो आम रास्ता हो, वन विभाग की जमीन हो, नजूल की जमीन हो या कोई अन्य ऐसी संपत्ति हो, उस पर लोग कब्जा करते हैं। उस समय जिम्मेवार व्यक्ति आंखें मूंदे रहते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। बाद में दिखाने के लिए सब अतिक्रमण हटाया गया है, इतनी कीमत हो गई थी
लेकिन आप संबंधित के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, जिनकी जिम्मेवारी है, जिनका काम है कि अतिक्रमण ना हो देखने की, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे राजस्व अमले की बात हो, तो उन पर कार्रवाई अगर शुरुआत से की जाए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाए तो सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा होना स्वतः ही बंद हो जाएगा। क्योंकि जिम्मेवार अधिकारी जब समय पर अपना काम करेंगे, अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करेंगे, तो इस तरह की स्थितियां पैदा ही नहीं होंगी। अब प्राइवेट व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो कानून तो तमाम सारे बने हुए हैं। अगर उन कानूनों के तहत नियम पूर्वक सही तरीके से कार्रवाई की जाए तो आम आदमी को तो न्याय मिलेगा ही। साथ ही इस तरह के जो भूमाफिया हैं या जिनका काम ही धंधा है अवैध कब्जे करना, फिर उन्हें खाली कराना, इन सारी चीजों पर स्वतः रोक लग जाएगी। इस तरह की परिस्थितियों का आम जनता को कभी सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आप अगर जी ठीक है सूर्यकांत जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तरीके बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे साथ तनुज दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। तनुज जी, आपके पास मैं सीधा आ रही हूँ। जिस तरह से कानून को लेकर ये जो कानून बताए गए हैं कि इसके तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध कब्जा करना, अवैध अतिक्रमण कानूनी तौर पर अपराध ही माना गया है। कुछ सेक्शंस में हमने ऐसा देखा है 1968 की जब हमने पहले बात की थी मध्य प्रदेश में, तो जो पुलिस है वो इसको लेकर जो माफिया है यानी जिसने भी अवैध कब्जा किया है या फिर जो कब्जाने का काम कर रहा है उन पर डायरेक्ट कोई भी एक्शन ले सकती है। तो वो कानून तो हमें कहीं काम आता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब ये जो कानून बताए जा रहे हैं कि अधिकारियों से मिलिए, फिर उनसे बातचीत कीजिए, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सेक्शन के तहत जो है मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन क्या वाकई इन सब चीजों से जो पीड़ित हैं, जो फरियादी हैं, उन्हें न्याय मिल सकता है? इसका एक तरीका ये होता है, जो भी लोग इस तरीके के जमीनी मामलों में अगर पीड़ित हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने नजदीकी पुलिस थाने, जो क्षेत्रीय थाना होता है, उस पर एक आवेदन देकर के पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के लिए शिकायत करनी चाहिए। सबसे पहले वो शिकायत अगर हम बात करें तो आईपीसी की जो धारा 420, जो कि अभी भारतीय न्याय संहिता में 318 की धारा हो गई है, उसके तहत, और साथ ही साथ क्रिमिनल ट्रेसपास जो कि 447 था आईपीसी में, और अभी भारतीय न्याय संहिता में 329 सेक्शन के तहत उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास में उसकी शिकायत करी जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी ने जाली दस्तावेज बनाए हैं तो उसको लेकर के भी उसमें शिकायत की जा सकती है, क्योंकि देखिए फ्रॉड भी हुआ है और धोखाधड़ी भी हुई है, कोई तरीके के अगर अवैध पेपर्स बना करके काम किया गया है, तो ये सारी चीजों के लिए सबसे पहले पुलिस के पास में इन चीजों को लेकर के एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। वहीं सिविल प्रोसीजर की बात करें, देखिए क्रिमिनल के अंदर जो क्रिमिनल के अंदर में जो सजाएं हैं, ये 7 साल से लगा करके 20 साल तक की सजाओं के अलग अलग इसमें प्रावधान हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि अपराध का जो संज्ञानता है वो कितनी गंभीर है। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं सिविल प्रोसेस की, तो सबसे पहले अनुविभागीय विभाग जो बना है, जैसे एसडीएम कोर्ट, तहसील कार्यालय, जो भी आपके पास नजदीक होता है, वहां हम विभिन्न धाराओं में आवेदन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो भी न्यायालय है, न्यायालय के अंदर में एक सिविल प्रोसेस के तहत एक टेम्पररी इंजेक्शन लिया जा सकता है। यानी कि अगर उस जमीन पर या कोई प्लॉट पर या कोई ऐसी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई निर्माण की आपको शंका है कि उस पर कोई निर्माण करेगा या उस पर कोई और सेलिंग परचेसिंग हो सकती है, कुछ भी इस टाइप का हो सकता है, तो सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत इसमें टेम्पररी इंजेक्शन भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत अत्यावश्यक कार्रवाई है। सबसे पहले अगर आपके कोई प्लॉट कब्जा में है तो साथ ही साथ अगर किसी प्लॉट पर 6 महीने से अतिरिक्त समय का कब्जा, यानी इतना पुराना हो चुका आपका कब्जा, 6 महीने से ज्यादा के समय का अगर कोई कब्जा है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है विभिन्न धाराओं में। जी ऋषिका। ठीक है तनुज जी, लेकिन ये जो सारी प्रोसेस है वो तभी है, जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले तो नजदीकी थाने में जाकर जो पीड़ित है, जो फरियादी है, वो संपर्क करे। कई बार ऐसी चीजें हमने देखी गई है, क्योंकि जो दबंग होते हैं, जो भूमाफिया होते हैं, अगर वो पैसे थाना अधिकारियों को दे देते हैं तो फिर उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, मुकदमा लिखना तो दूर की बात है। फिर अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमने देखा है कि जो पीड़ित है वो फिर आगे जाता है, एसडीएम कार्यालय तक वो पहुंचता है, जगह जगह गुहार लगाता है। ऐसी सिचुएशन अगर कहीं बन जाती है तो फिर फरियादी को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए निश्चित रूप से सभी अधिकारियों के ऊपर भी एक बड़े अधिकारी होते हैं, और कोई भी ऐसे मामले अगर होता है, अगर इस तरह की कोई बात है, तो उसमें निश्चित रूप से जो अपने उच्च स्तरीय अधिकारी है उन तक भी शिकायतें ले जा करके करी जा सकती हैं। और निश्चित रूप से देखिए कानून के अंदर राहत तो जरूर मिलती है, और मेरे हिसाब से न्याय भी मिलता है। काफी सारे लोग इस समय जमीनी मामलों से लेकर पीड़ित हैं, लेकिन अगर वो न्यायालय की शरण में और इस तरीके से अगर कार्रवाई को, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, उन धाराओं के तहत करते हैं, अपने
कोई भी स्थानीय वकील को साथ लेकर के, तो निश्चित रूप से उन्हें इसमें राहत भी मिलेगी और जल्दी कोई निराकरण भी मिलेंगे इसके ठीक अंदर। है। सूर्यकांत जी, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है और जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि बातें जब विवाद में बदल जाती हैं, कुछ ना कुछ हमें वहाँ देखने को मिल जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो कानून अभी तनुज जी ने बताए हैं, वो पर्याप्त हैं या फिर इसमें अपडेट करने की अब ज़रूरत है? क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, वो ये है कि जो माफिया हैं, उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कानून है, वो वही है पहले के। तो अभी इनको अपडेट करने की ज़रूरत है? नहीं, कानून तो है, कानूनी रूप से सारे प्रावधान भी किए गए हैं, बस बदलने की जरूरत है। तो अफसरों और संबंधित अधिकारियों की जो मानसिकता है उसे अगर वो सही तरीके से उस पर अमल करें तो फिर लोगों को बड़ी संख्या में राहत भी मिलेगी और लोगों को लगेगा कि नहीं, कानून का राज है। क्योंकि आप देखिए, आप शिकायत लेकर जाते हैं, अगर आपका वाहन भी चोरी हो गया तो थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने में आम जनता को कितनी मुश्किल होती है वो वही समझ सकता है। और इन सारे मामलों में कहना आसान होता है, कानून में जो लिखा प्रावधान किए जाते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट धरातल पर कितना हो रहा है इसकी निगरानी के लिए निश्चित रूप से एक कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष हो, जिससे लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से राहत मिल सके। अगर राजनीतिक व्यक्ति है, वो बाहुबली है और वो साथ में भूमाफिया है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना इतना आसान नहीं होता है। फिर मजबूरन में लोगों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मामला दर्ज हो पाता है। और मामला दर्ज होता है और उसके बाद जब कानूनन रूप से सम्मन जारी होते हैं, उन सम्मनों को संबंधित व्यक्ति के पास तक पहुंचाने में कितने पापड़ पापड़ बेलने पड़ते हैं आम आदमी को, वो आम आदमी ही समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि अफसरों की और संबंधित अधिकारियों की मानसिकता बदलने की ज्यादा जरूरत है। कानून के हिसाब से कानून रूप से तो सारे ये प्रावधान किए गए हैं और उनमें समय समय पर बदलाव भी होता है जरूरत के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि और इसके लिए एक तय सीमा होना चाहिए कि शिकायत मिले, उसका शिकायत का निराकरण इतने समय में हो जाएगा और अगर उसमें कोई विलम्ब करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई तय होनी चाहिए, उसका दायित्व का निर्धारण होना चाहिए कि वो जिम्मेदारी का, कि अगर उसने 3 महीने में पटवारी ने संबंधित की जानकारी नहीं दी है या रिपोर्ट बनाकर नहीं दी है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यही वजह है कि आप शिकायत भी कर दो तो भूमाफिया के तो हौसले बुलंद बने रहते हैं, जब तक वो अपना काम करके निकल जाता है। उसने जमीन ली, फर्जी दस्तावेज बनाए, किसी दूसरे को बेच दी, आपका कोर्ट में केस चलता रहे, वो तो पैसा कमा के निकल गया है। तो इस तरह की परिस्थितियां ना बने, इसको लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। जी रिचका जी। ठीक है। सूर्यकांत जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी अगर तय कर दी जाए अधिकारियों के, अफसरों की, तो हो सकता है कि ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसमें अंकुश आए और जो मामले लंबित हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जाए। लेकिन तनुज जी, कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब ये जो मामले हैं वो न्यायालय में पहुंचते हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंचते हैं, तो एक लंबित प्रक्रिया हो जाती है जिसके चलते कई बार ऐसा होता है कि न्याय नहीं मिल पाता है या फिर कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये जो जमीनों के प्रकरण हैं, बहुत सारी चीजें इस बीच में हो जाती हैं अगर लंबित प्रक्रिया होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? और बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, ये जो नई संहिता जब से लागू की गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डिजिटलाइजेशन को लेकर भी है, तो क्या उसमें बीएनएस में राजस्व के प्रकरणों को लेकर भी कोई अपडेशन है? उसके तहत भी कुछ हो सकता है? देखिए, बीएनएस में मैंने आपको जो धाराएँ बताई वही धोखाधड़ी संबंधित जो धाराएँ हैं उसी का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के अंदर में प्रोसीजर काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं और हम्म। मुझे लगता है पहले की तुलना में काफ़ी रफ्तार अब केस पकड़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारी धारणाएँ जो है कोर्ट को लेकर के भी अभी नए तीनों कानून क्रिमिनल लॉज़ आने के बाद में बदली है। हम्म। वहीं मैंने आपसे एक चीज़ कहा जिन किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर 6 महीने की पुराना कब्जा हो चुका है, तो ऐसी प्रॉपर्टियों के लिए अलग से स्पेसिफिन रिलीफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और ये कार्रवाई नॉर्मल सिविल सूट्स के मुकाबले काफी फास्ट गति से जो है केस को बढ़ाती है और जल्द से जल्द उसके अंदर जो है फैसले आने के लिए भी कवायदे रहती है। जी हम्म। ऋषिका। तनु जी, जैसे कि आपने बताया कि बीएनएसएस को लेकर भी उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब कहीं ना कहीं तेज रफ्तार उसने पकड़ी है मामलों में और इन मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण हो सकता है। पर अभी जिस तरह से, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में भी इसको लेकर चर्चा की थी कि कितने जमीनी प्रकरण जो है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लंबित हैं,
कई सारी जो शिकायतें हैं वो ऐसी हैं जिन पर अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है। पिछले 2 साल का अगर हम बात करें डेटा की, तो कई शिकायतें ऐसी आई हैं जिस पर अभी तक कुछ मामलों का निस्तारण तो कर दिया गया, पर कुछ मामले अभी तक लंबित हैं। नए कानून बने तो उसमें नई चीजें लेकर आए हैं, बहुत सारी अपडेट हुई हैं चीजें, डिजिटलाइजेशन को लेकर भी और बाकी जो तमाम धाराओं की बात की जा रही है उसको लेकर भी। तो जो पुराने प्रकरण हैं अभी तक लंबित, उनको अब निपटारा कैसे किया जाएगा? क्योंकि अब जो नए आएंगे उन्हें तो नए कानून के तहत लिया जाएगा, लेकिन जो पुराने हैं उनको अब किस कानून के तहत उनका निपटारा किया जाएगा और उनका निपटारा होगा कब तक? ऋषिका, देखिए क्या है, कानून जो पुराने केसेस हैं वो तो पुरानी धाराओं के तहत और पुराने जो कानून थे क्रिमिनल लॉस उनके तहत ही अगर उसमें कार्रवाई की गई है तो उसी आधार पे होगा। हम्म। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो पुराने मामले हैं वो अभी जरूरी नहीं है कि सभी क्रिमिनल लॉस के अंदर रजिस्टर्ड हो। कुछ अनुविभागीय जो मामले होते हैं जो एसडीएम एडीएम और तहसील कोर्टों के अंदर लंबित है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी जल्द से जल्द समाधान मिलता है। हम्म। और सबसे ज्यादा दिक्कतें वहां आती है कि अगर कब्जा जो है 12 साल से पुराना है या कोई उस तरीके का मैटर है या आदमी ने बहुत समय से कार्रवाई नहीं करी है या कार्रवाई के अंदर प्रतिक्रियाएं नहीं दी, समय समय पे उपस्थिति नहीं दी है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। साथ ही साथ यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कहीं सारे कानूनों के अंदर में अलग अलग जैसे उसका समस्या होगी वैसे उसके समाधान भी है, प्रावधान भी है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, समय पर कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता है और समय पर इसमें निरंतर रूप से जो भी उपस्थितियां या जो भी इसमें दस्तावेज लगते हैं उसकी भी आवश्यकता है। क्योंकि अधिकतर मामलों में क्या होता है, लोग फर्जी डीड बना लेते हैं, फर्जी रजिस्ट्री लेकर आ जाते हैं। हम्म। ऐसे में देखिए आप भी समझते हैं क्या असली है क्या नकली है। न्यायालय को भी जांच करने में और जानने में एक समय एक वक्त लगता है। कई बार इन वजह से भी बहुत सारे मामले जो है लंबित अवस्था में रहते हैं। जी। यहाँ पर जिस तरह से तनु जी, ये जो तहसीलदार पटवारी इनकी तरफ से, लेखपाल हो इनकी तरफ से, हमने देखा है कई बार नामांतरण और सीमांकन को लेकर इनकी तरफ से लापरवाही बरती जाती है। तो फिर उस मामले में अब पटवारी और लेखपाल के लिए फिर क्या प्रावधान होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भ्रष्टाचार तो हर जगह है, जैसे आप और हम अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी भ्रष्टाचार के चलते अब हम किसानों की जमीन का देख लें, क्योंकि अधिकतर हमने ऐसे जो किससे आते हुए देखे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए देखे हैं, जहां पर सीमांकन नामांकन इन सब चीजों को लेकर दिक्कतें आती हैं और लेखपाल पटवारी तहसीलदार इनकी लापरवाही सामने आती है। तो फिर उस केस में क्या किया जाए? क्योंकि अगर लेखपाल की तरफ से मान लीजिए गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है तो फिर वहां तो अब पीड़ित लेखपाल के पास पहुंचाता है, अगर लेखपाल ही गलत रिपोर्ट लगा देगा तो फिर पीड़ित क्या करेगा? नहीं, ऐसे मामलों में जो है संबंधित विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो कि वहीं के एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर या कमिश्नर तक भी इस मामलों की सुनवाई करवाई जा सकती है। और ऐसी शिकायतें अगर ऐसे कोई लेखपाल या पटवारी की अगर ऐसी कोई शिकायतें और गलत रिपोर्ट की अगर कोई जानकारियां हैं तो निश्चित रूप से विभाग को लिखित रूप में शिकायत देकर के करी जा सकती है और उस पर 100% कार्रवाई होगी। हम्म। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, अगर कुछ ठीक है। गलत है तो उस पर निश्चित रूप से विभाग की कार्रवाई होना तय है। जी। ठीक है तनु जी। सूर्यकांत जी, यहाँ पर जिस तरह से अभी आप जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे थे, आपने बताया कि अगर अधिकारी और अफसरों की जवाबदारी कहीं ना कहीं तय कर दी जाए तो हो सकता है इन मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण हो और कई हद तक इन मामलों में कमी आएगी। लेकिन लगातार जन सुनवाई कार्यक्रम होते आए हैं, तहसील दिवस का आयोजन होता आया है, जन समस्याएं सुनी जाती हैं सूर्यकांत जी। पर एक टीएल मीटिंग भी होती है, टाइम लिमिट मीटिंग, जिसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक टाइम दे दिया जाता है, लिमिट दे दिया जाता है कि 7 दिन 15 दिन में आपको इन मामलों का निस्तारण करना है, निपटारा करना है। पर उन मीटिंगों का क्या अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता, या फिर अधिकारी उनको ये कह लें कि लापरवाही के चलते उन मीटिंग को ही हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है मीटिंग हो गई, पर उसके बाद कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती, निगरानी नहीं की जाती, इस वजह से मामले लंबित हैं? देखिए ऐसा नहीं है, टीएल मीटिंग में कई बार कई अधिकारी ऐसे हैं जो समय पर और अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कई अधिकारियों की मानसिकता ऐसी होती है कि चाहे टीएल मीटिंग हो, चाहे सीएम हेल्पलाइन की बात कर लें आप, ऐसे सैकड़ों मामले मिल जाएंगे कि जो लंबे समय से लंबे थे, टाइम लिमिट जिनकी कई बार क्रॉस हो चुकी है, लेकिन उन्हें होता क्या है, आपने लिया ज्यादा से ज्यादा, आप उन्हें क्या करते हैं कि उनकी सीट बदल देते हैं या उनको कहीं अटैच कर देते हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं होती है, तबादला कर दिया, तबादला कोई कार्रवाई नहीं होती है, यह तो एक रूटीन की प्रक्रिया है। हाँ, जब आप उनके खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन लेते हैं तब वो कार्रवाई कहलाती है। अन्यथा आपने यहाँ से उठाया दूसरी सीट पर बैठा दिया, वहाँ भी वही काम करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। तो कई अफसर बहुत अच्छे होते हैं, कई कर्मचारी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो शिकायतें आती हैं वो निचले अमले की आती हैं। आपने देखा होगा
कि तमाम तरह की जो कार्रवाइयाँ होती है, सबसे ज्यादा अगर रिश्वत लेता कोई पकड़ा जाता है तो वो निचला तबके के लोग होते हैं, चाहे पटवारी हों या अन्य इसी तरह के कर्मचारी हों। तो उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, उन पर निगरानी करने की जरूरत है, उसका एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि एक जगह सबके आवेदन ले लिए जाएं और संबंधित पटवारी को दे दी जाए, तो ये 2 दिन में रिपोर्ट लगा के दीजिए आप। अब आप पटवारी से रिपोर्ट लगवाना है तो पटवारी ऑफिस में मिलेगा नहीं, आप उसे ढूंढते रहिए। वो कहेगा मैं आज फलाने मैदानी क्षेत्र में था, फलानी जगह फलाने काम, एक तय समय हो कि भाई 9 बजे से 10 बजे तक पटवारी मिलेगा। यहाँ पे आप उसे आवेदन रिसीव कराइए और उसके बाद वो 2 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट बना के दे देगा। अन्यथा आप पटवारी को तलाशने में कई बार 15 दिन का समय लग जाता है और मिलता है तो पर पटवारी तरह तरह के बहाने बनाता है। आप जाएं कहाँ आम जनता, आप कहाँ जाएंगे? नायब तहसीलदार के पास। उसको कभी वो मिलते हैं, ऑफिस में होते हैं तो कोर्ट चल रही होती है, कभी कोई बहाना बना दिया जाता है, तो इस तरह के मामले टरकाए जाते रहते हैं। उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कानून है, उस कानून का 100% पालन हो। अगर 100% पालन होगा तो लोगों को सुशासन का अनुभव होगा, लोगों को समस्याओं का समय पर निदान होगा और लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूर्यकांत जी। अगर इस तरह का सिस्टम जो है उसमें अपडेशन कर दिया जाए या फिर जो अधिकारी हैं इस तरह के सिस्टम में, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो ये जो कानून जो प्रावधान बनाए गए हैं उनका निश्चित तौर पर आम जनता को फायदा जरूर मिलेगा। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जमीन या फिर मकान पर कब्जे अगर हो जाते हैं, संपत्ति पर अगर अवैध कब्जे हो रहे हैं तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए जो तय कानून है, जो तय नियम है, उनके तहत शिकायत करें, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। और अगर इस तरह से निचले स्तर के अधिकारियों की तरफ से कोई परेशानी आ रही है तो आप उच्च स्तर तक जा सकते हैं, लिखित में शिकायत दे सकते हैं। और इसको लेकर जरूरी भी है कि सरकार, जो अधिकारी लापरवाही इसमें बरत रहे हैं, जो टाइम लिमिट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो समय से जिनकी जिम्मेदारी तय होने के बाद भी अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो ये जरूरी भी है कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि तमाम जो अधिकारी हैं उनको इससे सीख मिले। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।